हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नागरिकता से संबंधित कक्षाएं लिए था। नागरिकता से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के बीच किया था। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाती है, नागरिकता की प्राप्ति के क्या क्या आधार हैं और नागरिकता की समाप्ति के क्या क्या आधार हैं। मैंने पिछले वीडियो में भारतीय नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है और भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है और नागरिकता अधिनियम जो 1955 था उसमें क्या क्या और कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आइए आज की कक्षा मैं शुरू करूं। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिकॉल कर लूं। तो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति में मैंने बताया था कि जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का पहला आधार है जन्म से। कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक होगा यदि 26 जनवरी 1950 के बाद वह भारत में जन्म लिया हो। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में जन्म लिया हो लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो तो वह वंश परंपरा के आधार पर भारतीय नागरिक कहलाएगा। इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताया था कि नागरिकता संशोधन 1992 के तहत माता को यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई माता भारतीय नागरिक है और उसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो और उस समय वह माता भारत के नागरिक रही हो तो वह बच्चा वंश परंपरा के आधार पर भारतीय नागरिक कहलाएगा। तीसरा था देशीयकरण के द्वारा। इसमें मैंने आपसे चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति अगर 10 वर्षों तक भारत में रहा हो तो भारत सरकार से अपना नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। पहले यह समय अवधि 5 वर्ष था। फिर है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा मैंने आपसे चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक अगर भारत में रह रहा है तो वह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। पहले यह समय 6 महीने का था। इसमें मैंने बहुत सारी बातें भी आपको चर्चा किया था कि पंजीकरण कौन कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट था आपका था भूमि विस्तार। मतलब कोई अगर भू क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है तो उस भू क्षेत्र के निवासी स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये नागरिकता की प्राप्ति के 5 आधार मैंने आपको चर्चा किया। फिर है भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो इसमें 3 आधार हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग देता है, परित्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा आधार था कि अगर सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार है। आप खुद त्याग कर सकते हैं, दूसरा आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और तीसरी अगर आपकी सरकार आपकी नागरिकता को छीन लेती है। फिर मैंने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि इसमें कुल 6 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन था 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और आखिरी आपका 2019। मैंने प्रत्येक संशोधन में क्या क्या बातें रखी गई, क्या क्या बातें परिवर्तित की गई, क्या क्या बातें संशोधित की गई, उसकी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच किया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो पे आप रिवाइंड करें, कमेंट बॉक्स पे आप उसको डालें। निश्चित रूप से अगले दिन आपके समस्या का समाधान लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको 3 तरह के कार्ड के बारे में बताऊंगा, 3 तरह के कार्ड धारक के बताऊंगा। एक होता है PIO, OCI और NRI। आप लोग कभी ना कभी इस नाम को सुने होंगे कि कोई PIO कार्ड धारक है तो PIO कार्ड धारक क्या होता है, कोई OCI कार्ड धारक है तो OCI कार्ड धारक क्या होता है, कोई NRI है तो NRI क्या होता है। आज हम लोग विस्तृत रूप से ये तीनों के बीच अंतर देखेंगे और आज हम लोग यह पूर्ण रूपेण समझ लेंगे कि PIO कार्ड धारक, OCI कार्ड धारक और NRI को क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या शर्तें उन लोग के लिए है। चलिए तो आज मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले PIO कार्ड।
PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड। मतलब PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। मतलब वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मतलब अभी भारतीय नहीं है लेकिन किसी समय वो भारतीय रहे हों, या किसी समय उनके माता पिता या उनके दादा भारतीय रहे थे, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। मतलब उसका मूल जो है, उसकी वंश जो है कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बोला जाता है। और जिसको पर्सन ऑफ इंडियन भारतीय मूल के व्यक्ति जो होते हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है, और इसीलिए उसको PIO कार्ड होल्डर बोला जाता है, PIO कार्ड धारक बोला जाता है। क्या क्या इसमें कंडीशंस है उसको हम लोग देखते हैं। पहला, 19 सितंबर 2002 से जारी किया जा रहा है। जो PIO कार्ड है वो 19 सितंबर 2002 से जारी किया जा रहा है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि PIO कार्ड कब से जारी किया जाता है, कब से जारी किया जा रहा है, तो 19 सितंबर 2002 से। किसको दिया जाएगा PIO कार्ड? उसे ही दिया जा सकता है जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो। PIO कार्ड उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास क्या हो, भारत का पासपोर्ट हो, या जिसके माता पिता या दादा 1955 से पहले भारत के नागरिक रहे हों। दो कंडीशन है। पहला कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को PIO कार्ड मिलेगा जो भारत का पासपोर्ट रखता हो, या उसके माता पिता या दादा 1955 से पहले भारत के नागरिक रहे हों। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके दादा 1955 से पहले भारत के नागरिक रहे हों तो उस व्यक्ति को PIO कार्ड मिल जाएगा, या अगर उसके पास भारत का पासपोर्ट है तो उसको PIO कार्ड मिल जाएगा। क्लियर। तीसरी बातें हैं, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों में PIO कार्ड जारी किया जाता है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि PIO कार्ड किस किस देश में जारी किया जाता है, तो यहाँ पे इस नाम को याद रखेंगे आप, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये जो सारे देश हैं इसको छोड़कर बाकी देश के लोगों के लिए PIO कार्ड जारी किया जाता है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश के लिए PIO कार्ड जारी किया जाता है, तो मान लीजिए अगर इसमें से कोई देश दे देगा तो वहाँ पे जारी नहीं होगा। ठीक है, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने देश हैं वो सबों के लिए क्या PIO कार्ड दिया जा सकता है, दिया जाता है। इस कार्ड धारक को भारत की यात्रा के लिए अलग से वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर PIO कार्ड किसी व्यक्ति को दे दिया गया है तो उसको अलग से भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका PIO जो कार्ड है वही वीज़ा का काम करता है, ध्यान रखेंगे। वह एक बार में भारत में 180 दिनों तक रह सकता है। अगर कोई PIO कार्ड होल्डर है तो भारत में वह 180 दिनों तक रह सकता है एक टाइम में। PIO कार्ड धारक कार्ड जारी होने के 15 सालों तक बिना वीज़ा भारत की यात्रा कर सकता है। मान लीजिए कि किसी को PIO कार्ड दे दिया गया, किसी देश को PIO कार्ड दे दिया गया, तो कार्ड जारी होने के 15 सालों तक बिना वीज़ा भारत की यात्रा वो कर सकता है। मतलब PIO कार्ड होल्डर जो है वो 15 साल तक उसको भारत आने जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीज़ा किस किस देश को, वीज़ा कहाँ किस किस देश के लोगों को PIO कार्ड नहीं मिलेगा, तो आपको मालूम है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन देशों के लोगों को PIO कार्ड नहीं मिलेगा। इनको छोड़कर PIO कार्ड, और जिसको PIO कार्ड दिया गया है वो एक बार भारत आएगा तो 180 दिन तक रह सकता है, और जब उसको PIO कार्ड मिल जाएगा तो 15 साल तक भारत आने जाने के लिए उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। 9 जनवरी 2015 से इसका विलय OCI कार्ड में कर दिया गया। पहले जो PIO कार्ड था और OCI कार्ड अलग अलग था, लेकिन 9 जनवरी 2015 से
जो PIO कार्ड था उसको मिलाकर OCI कार्ड में मर्ज कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ एक ही कार्ड जारी किया जाता है, OCI कार्ड। अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये PIO कार्ड था। अब OCI कार्ड पर देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब विदेशी भारतीय नागरिकता। ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब से जारी किया जा रहा है? 2 दिसंबर 2005 से जारी किया जा रहा है। 2 दिसंबर 2005 से उस विदेशी नागरिक को जारी किया जाता है। अब किसको दिया जाएगा? जो 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद से भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किसी भाग का निवासी हो। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई भाग भारत में शामिल हुआ हो और वह उसका निवासी है तो उसको OCI कार्ड मिल जाएगा, या उसके बच्चे या पोते पोतियां भारत के नागरिक हों। तो ये कंडीशंस है OCI कार्ड पाने के लिए। फिर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के OCI कार्ड हैं। अब देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के जितने भी देश हैं सबों के लिए OCI कार्ड है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। पुलिस के पास पंजीकरण कराने के बाध्यता से छूट मिलती है। जिसको OCI कार्ड मिला हुआ है उसको पुलिस के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे उसको छूट मिला हुआ है। फिर बहुउद्देशीय और आजीवन वीज़ा मिलता है। बहुउद्देशीय और आजीवन वीज़ा जो OCI कार्ड है उसको आजीवन, देखिए PIO कार्ड में क्या था, 15 साल तक अगर PIO कार्ड मिल गया तो जब से PIO कार्ड मिला तब से 15 साल तक उसको बिना वीज़ा भारत आ सकता है, जा सकता है। लेकिन अगर किसी को OCI कार्ड मिला हुआ है तो जीवन भर बिना वीज़ा का भारत आ सकता है, जा सकता है। क्लियर? बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों के लिए OCI कार्ड है। फिर है NRI, तीसरा है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। ये क्या है? यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में रहकर उस देश की नागरिकता अपना लेता है तो उस व्यक्ति को NRI कहा जाता है। NRI कहते किसको हैं? कोई अगर मान लीजिए इंडियन है, अमेरिका चला गया, वहाँ रह रहा है और वहाँ का वो नागरिकता ले लिया तो उसको हम लोग NRI कहेंगे। कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में रहकर वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो उसे हम लोग NRI कहते हैं। क्लियर? ये लोग दूसरे देश में भी रहकर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। NRI जो है वो अमेरिका में रहता तो ज़रूर है लेकिन वो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का पालन करता है। वहाँ पे वो अपना देश का फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। वहाँ पे अपने जिस तरह से अपने देश में पूजा पाठ या अपने देश में जिस तरह का सभ्यता होती है, जिस तरह संस्कृति होती है, उसका वो पालन करता है। तो NRI जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत का विदेशों में, भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का विदेशों में उसका प्रचार प्रसार करता है, उसको फैलाने का काम करता है। 6 माह या उससे अधिक समय के लिए विदेश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए रह रहा हो, NRI का कौन कहलाएगा? मान लीजिए कोई विदेश गया 6 माह के अधिक समय के लिए, वो 6 माह तक NRI नहीं कहलाएगा, लेकिन 6 माह से अधिक समय तक के लिए अगर विदेश में रहता है तो उसको हम लोग NRI कहेंगे। क्लियर? NRI के इनकम पर नो टैक्स, मतलब NRI अगर मान लीजिए अमेरिका में गया, कोई 2 साल तक अमेरिका में रहा, वहाँ इनकम वगैरह किया, तो वह अपना देश अगर भारत भेजेगा तो वो जितना पैसा भेजेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है। और यही कारण है कि जो NRI जाते हैं बाहर काम करने के लिए, वो पैसा अपना कमाते हैं, भेजते हैं, तो पूरा का पूरा पैसा उसको, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, भारत सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है। क्लियर? फिर अब पासपोर्ट धारक, NRI के पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए। मत का अधिकार, देखिए NRI को मत का अधिकार है, हालांकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, इस पर चर्चा चल रहा है, बातें चल रही है, लेकिन उसको मत का अधिकार है। तो आपने देखा PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिक, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। तो तीनों में आपने अंतर भी देखा कि किस तरीके से PIO, OCI
और NRI, तीनों में अंतर क्या है? अब आप तीनों को क्या करेंगे, डिफरेंसेस करके देखेंगे। डिफरेंसेस कैसे करेंगे कि कब से जारी किया जा रहा है, PIO कब से जारी किया जा रहा है, OCI कब से जारी किया जा रहा है, PIO किसको दिया जाएगा, OCI किसको दिया जाएगा, PIO किस किस देश के लिए है, OCI किस किस देश के लिए है, PIO में एक बार में भारत में कितना दिन रह सकता है, OCI में कितना रह सकता है, PIO में कार्ड धारक जब से उसको PIO कार्ड मिला तब से लेके वो कितने दिनों तक बिना वीज़ा भारत आ सकता है, जा सकता है, OCI कितने दिनों तक बिना वीज़ा भारत आ सकता है, जा सकता है। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंसेस बना के आप उसको स्टडी करेंगे तो आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, सारी क्लैरिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आज के वीडियो के बाद PIO, OCI और NRI, ये तीनों के बीच आपका डिफरेंसेस नहीं रहेगा, आप आराम से इसको समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। हमारा उद्देश्य ऐसा है कि आप पढ़ो ऐसा कि रटना ना पड़े, आप समझो ऐसा कि रटना ना पड़े। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, GS जो है वो रटने का विषय नहीं है, समझने का है। एक अलग ये माहौल बना हुआ है कि नहीं GS रटा जाता है, गलत। आप इसको समझ सकते हैं और अगर आप समझ लेते हैं तो सच मानिए आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये नागरिकता का अंतिम वीडियो था। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। आप लगातार वीडियो से अपडेट रहें और लगातार आप क्लासेस को ज्वाइन करें और क्लासेस को देखें। अगर अनुशासनात्मक वे से अगर आप लगातार वीडियो को देखते हैं तो सच मानकर चलिए आपको किसी कोचिंग, किसी संस्थान, किसी ट्यूशन्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे आप सारी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन को आप करेक्ट करने का उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, ऑनलाइन आप घर बैठकर तैयारी कीजिए ताकि आपकी तैयारी प्रबल हो, आपकी तैयारी मजबूत हो और मेरा उद्देश्य है आपका सफलता, आप सफल हो, ये इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। धन्यवाद।